वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की, वह लिंक यहां दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूं, अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा वर्ग में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा 8वीं और इसकी वेबसाइट है www.mscepune.in। पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं, विषय है प्रथम भाषा। हिंदी माध्यम है हमारा, इसलिए हमारी प्रथम भाषा हिंदी। शिष्यवृत्ति परीक्षा हमारे दिमाग को एक दिशा देती है, सोचने के लिए गति प्रदान करती है यह परीक्षा। और जब हम सोचने की दिशा में काम करते हैं, सतत प्रयास करते हैं, तो हमारे दिमाग की बत्ती जल जाती है। हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलने लगता है। इसलिए बच्चों, हमेशा सोचो ये काम क्यों हो रहा है। 3 मुद्दों को याद रखो। 3 मुद्दे कौन से? व्हाट, व्हाई एंड हाउ। क्या, क्यों और कैसे। जब इन 3 शब्दों का आप समाधान प्राप्त करने की कोशिश करोगे, कोई चीज क्या है, ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, जब इन 3 उत्तरों पर आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा, तो आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। केवल आपके 8वीं कक्षा की समस्या नहीं, 8वीं कक्षा की पढ़ाई नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी आप कई समस्याओं के समाधान, आने वाले जीवन में आने वाले बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर सहजता से ढूंढ सकोगे। पेपर क्रमांक 1, प्रथम भाषा हिंदी। इसमें हमें मिलते हैं 25 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक, यानी कुल पेपर 50 अंकों का। और हमारा आज का घटक है क्रियात्मक व्याकरण। इसके अंतर्गत उपघटक 3.11 संधि। तो आज हम संधि इस उपघटक के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। संधि शब्द का अर्थ है मेल। 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है, वह संधि कहलाता है। आपने संधि शब्द जो है वो इतिहास में भी पढ़ा होगा। संधि यानी समझौता, 2 लोगों का आपस में मेल। भाषा में भी जब 2 वर्णों का मेल होता है तो वहां संधि होती है।
इसके पहले आपने पढ़ा था कि जब दो शब्दों का मेल होता है तो वहां समास होता है। आज हम दो वर्णों के मेल के बारे में बात कर रहे हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। जैसे सम धन तोष, म में हल है, हम देख रहे हैं सम धन तोष, ये दो शब्द हैं। जब इनका मेल हुआ, इनके वर्णों का मेल हुआ तो ये संतोष बना। वर्णों का मेल किस तरह से हुआ हम आगे देखेंगे। यहाँ हम उदाहरण देख रहे हैं। देव एक शब्द है, इंद्र दूसरा शब्द है, दो शब्द हैं, इनके वर्णों का मेल हुआ और यह नया शब्द बना देवेंद्र। और एक शब्द हम देखते हैं भानु धन उदय। भानु मतलब होता है सूर्य, भानु उदय, भानुदय। अब इनके वर्णों का मेल हुआ है, किस तरह से हुआ है वो नियम आगे हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं संधि के प्रकार। संधि हमने देखी, दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। अब संधि के प्रकार, संधि के तीन प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब ये तीनों क्या क्या है इनके बारे में अलग से जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे स्वर संधि के बारे में। संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण का मेल होता है किसी भी संधि में। यह ध्यान रखो, किसी भी संधि में प्रथम पद यानी पहला शब्द उसका अंतिम वर्ण और द्वितीय पद यानी दूसरा शब्द उसका पहला वर्ण, इनका मेल होता है। अब हम जानकारी लेंगे स्वर संधि के बारे में। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। निश्चित है, जब यहाँ स्वर संधि है तो स्वरों का ही मेल होगा। तो दो स्वरों के मेल से, अब वो स्वर पहले पद का अंतिम वर्ण होगा और दूसरे पद का प्रथम वर्ण होगा। यहाँ उदाहरण हम देख रहे हैं, जैसे विद्या धन आलय। विद्या, य में आ की मात्रा है यानी आ का स्वर है, आलय ये स्वर चिन्ह है। तो दो स्वरों का मेल हो रहा है और यहाँ नया शब्द बन रहा है विद्यालय। अब हम स्वर के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रत्येक स्वर का स्वतंत्र उच्चारण होता है। हिंदी भाषा में जो भी स्वर होते हैं उनका स्वतंत्र उच्चारण होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, प्रत्येक व्यंजन का पूर्ण उच्चारण स्वर के मेल से होता है। यानी जो व्यंजन है वो अपने आप में अपूर्ण होते हैं, जब उसमें स्वर मिलता है तभी वो पूर्ण होते हैं। तो इसको हम और स्पष्ट रूप में जानेंगे अभी। और तो हम पहले अपनी वर्णमाला को जान लेते हैं। ये अपनी वर्णमाला कक्षा पहली से हम पढ़ते आए हैं अपनी पाठ्य पुस्तकों में। तो ये हमारे स्वर और अ आ ई ओ उ रे ए ओ औ अं अह अ, ये हमारे स्वर हैं। और क ख ग घ ञ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण ड़ ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ष स ह ड़ क्ष त्र ज्ञ श्र, ये हमारे व्यंजन। तो इन स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर हमारी वर्णमाला बनती है। तो अ से अ तक के 12 वर्ण हैं हमारे पास, 40 हमारे व्यंजन हैं। स्वरादि, अनुस्वार और अनुनासिक, अनुस्वार यानी अंग और अनुनासिक चंद्र बिंदी वाले जो ये बनते हैं शब्द, ये अनुस्वार और अनुनासिक, इन्हें हम स्वरादि कहते हैं। और विसर्ग एक चिन्ह के रूप में हमारे वर्णमाला में है। ये हमारे स्वर, तो कितने स्वर हैं हमारे, सॉरी व्यंजन, ये हमारे व्यंजन। ये व्यंजन है हमारे कितने, 40 व्यंजन है हमारे पास। आप इनको गिनोगे तो क च ट त प, ये प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन है। तो ये 5 पचे 25, 26, 27 और आगे इनको गिनेंगे 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ये 40 व्यंजन हमारे पास हैं। और ये हमारे स्वर अ आ ई ओ
रे, ए, ऐ, ओ, औ, आ। ये 12 स्वर हैं। अंग, अनुस्वार, अनुनासिक, ये 2 स्वरादि हैं, और अह, ये एक विसर्ग है, ये एक चिन्ह है। तो 40 व्यंजन, 12 स्वर, 2 स्वरादि और एक चिन्ह। अब हम जानेंगे संधि के बारे में। हमने वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, और वर्णमाला के बारे में जानकारी लेना जरूरी है संधि पढ़ने के पहले। तो 2 सवर्ण या सजातीय स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। सवर्ण मतलब एक जैसे, एक ही घर के, या सजातीय एक ही जाति यानी एक ही समूह के स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। क्योंकि हम छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, है ना, ऐसा हम पढ़ते हैं ना, ए, ऐ। तो छोटी ई को जो हम बोलेंगे ह्रस्व और बड़ी ई को कहेंगे दीर्घ। तो जब 2 सजातीय स्वर मिलते हैं तो वो दीर्घ हो जाते हैं। और इसके पहले हमने बात की थी कि स्वर का जो है, प्रत्येक स्वर का स्वतंत्र उच्चारण होता है, यानी लेकिन प्रत्येक व्यंजन का स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता। प्रत्येक जो व्यंजन है हमारी वर्णमाला में वो अपने आप में अपूर्ण है। क में हल, क। जब हम क पढ़ते हैं तो वो इस तरह, इसको हम पढ़ते हैं क। ये कब होता है? जब इसमें ये अ का जो स्वर मिल जाता है तो क, अ, क, ख, अ, ख, ग, अ, ग, घ, अ, घ। यानी प्रत्येक व्यंजन जो है वो अपने आप में अपूर्ण है। और कैसे मालूम पड़ा अपूर्ण है? क्योंकि इसमें हल चिन्ह लगा हुआ है। जब इसमें हल चिन्ह लग जाता है किसी भी वर्ण में तो वो हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है, अधूरा हो जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ण हमारी वर्णमाला में जो है वो स्वर से मिला हुआ है। जब उसमें ये अ का स्वर मिलता है तभी वो पूर्ण व्यंजन होता है। तो इस बात को हमें याद रखना है, ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे सजातीय या सवर्ण स्वरों के बारे में। अ और आ, ये दोनों एक ही समूह के वर्ण हैं। और कौन से वर्ण हैं? ये स्वर के वर्ण हैं, अ और आ। धर्म, धन, अर्थ। धर्म अंतिम वर्ण क्या है? पहला पद यानी पहला शब्द, उसका अंतिम वर्ण क्या है? म। धर्म। म जो है उसमें अ ये समाहित है, अ उसमें मिला हुआ है। और अर्थ, तो ये 2 सजातीय स्वर मिले तो दीर्घ बन गया, यानी बड़ा हो गया, धर्मार्थ। अब जो नया शब्द बना उसमें यहाँ आ की मात्रा आ गई, धर्मार्थ। उसी तरह से हिम, धन, आलय। हिम, म पूर्ण व्यंजन, यानी इसमें अ जो है स्वर समाहित है। आ ये अपने आप में स्वर चिन्ह है। हिम, धन, आलय। आलय मतलब क्या होता है? घर या स्थान। बर्फ का स्थान, बर्फ का घर, हिमालय। तो ये जो नया शब्द बना इसमें ये दीर्घ हो गया स्वर, हिम के साथ इस पहला शब्द इसका अंतिम वर्ण, दूसरा शब्द इसका पहला वर्ण, और जब इनमें मेल हुआ, संधि हुई, और जो नवीन शब्द बना उसमें यहाँ पे दीर्घ स्वर लगा, हिमालय। आ, धन, अ, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि दीर्घ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यदि ह्रस्व है, अ है, तो भी ये दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएंगे। उदाहरण हम देख रहे हैं, विद्या, धन, अर्थी। पहला जो शब्द है, पहला पद है, इसका अंतिम वर्ण या, यानी यहाँ पर आ का स्वर है, यहाँ पे अ का स्वर है। आ और अ ये मिलके भी दीर्घ स्वर बनेंगे। विद्या, धन, आलय। आ का स्वर है, आ और आ दोनों दीर्घ है तो दीर्घ ही रहेगा। तो सजातीय स्वर जब भी मिलेंगे इनका परिवर्तन दीर्घ स्वरों में हो जाएगा। अब हम देखेंगे ई, बड़ी ई और छोटी ई, ई, इनका जब मेल होगा तब भी इनका परिवर्तन बड़ी ई में होगा, यानी दीर्घ स्वर में होगा। मही, धन, इंद्र। मही बड़ी की मात्रा है, यानी बड़ी ई का स्वर है। यहाँ पे पहला पद, पहला शब्द, इसका अंतिम वर्ण ही में ह है और बड़ी की मात्रा है, यानी अंतिम वर्ण में ई का स्वर है। पहले पद में जो पहला वर्ण है वो छोटी ई है, तो बड़ी ई और छोटी ई मिलकर भी बड़ी ई ही बनेंगे, महींद्र। उसी तरह से नारी, धन, इंदु। नारी में बड़ी ई है, इंदु में ई छोटी ई। तो बड़ी ई और छोटी ई जब इन 2 स्वरों का मेल होगा, संधि होगी, तो नारींदु ये नवीन शब्द बनेगा।
बड़ी ई ई ई ई। तो जब दो दीर्घ स्वर मिलेंगे तो दीर्घ ही रहने वाले हैं, इनमें कोई ये नहीं फर्क नहीं आएगा। नदी धन ईश नदीश, मही धन ईश महीश। और अब तक आपको समझ में आ गया है, पहला पद अंतिम वर्ण, दूसरा पद पहला वर्ण, ये ध्यान में रखो हमेशा। संधि कोई भी हो, चाहे स्वर संधि हो, व्यंजन संधि हो, विसर्ग संधि हो, पहले पद का अंतिम वर्ण, दूसरे पद का पहला वर्ण, ये हमेशा ध्यान में रखना। उसी तरह से उ उ दोनों स्वर ह्रस्व है, छोटे ऊ, दो छोटा ऊ मिलेंगे तो भी उनका परिवर्तन बड़े ऊ में होगा। जैसे भानु धन उदय, भानु में भी छोटा ऊ है और उदय तो छोटा ऊ का चिन्ह ही है, लेकिन जब इसमें इनकी संधि होगी दोनों वर्णों की तो ये दोनों ह्रस्व या छोटे ऊ मिलकर बड़ा बन जाएंगे, भानुदय। विधु धन उदय, विधुदय। उसी तरह से छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों में जब संधि होगी तब भी जो स्वर परिवर्तन होगा वो दीर्घ होगा। जैसे लघु छोटा ऊ, ऊर्मी ऊ बड़ा ऊ, लघूर्मी। सिंधु छोटा ऊ, ऊर्मी ऊ बड़ा ऊ, सिंधूर्मी। ऊ ऊ ऊ, और इनमें जब दो दीर्घ और ह्रस्व छोटे बड़े स्वर और छोटे स्वर में संधि होगी तो बड़ा ही स्वर रहेगा। वधु बड़ा ऊ, उत्सव छोटा ऊ, वधूत्सव। वधु बड़ा ऊ, उल्लेख छोटा ऊ, वधुलेख। ऊ बड़ा ऊ और बड़ा ऊ जब दोनों दीर्घ है तो परिवर्तन में दीर्घ ही रहेंगे। भू धन ऊर्ध्व, भूर्ध्व। वधु धन ऊर्जा, वधूर्जा। अब हम देख रहे हैं इसमें एक ही शब्द है, एक ही है, तो ये अंतिम हो, पहला सब एक ही है, बड़ा ऊ है, यहाँ पर भी बड़ा ऊ है। यहाँ पहले पद का अंतिम वर्ण धू, धू में बड़ा ऊ, दूसरे पद का पहला वर्ण ऊ, ये पहला, ये भी बड़ा ऊ, तो शब्द बना वधूर्जा। अब संधि के प्रकार के हम दूसरे प्रकार के बारे में जानेंगे, व्यंजन संधि। जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण चाहे स्वर हो या व्यंजन, उस संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि पहला वर्ण व्यंजन ही होना चाहिए, दूसरा वर्ण स्वर हो या व्यंजन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब दो वर्णों में संधि होगी और पहला वर्ण व्यंजन होगा तभी वह व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि के बारे में और कुछ बातें जानते हैं। यहाँ उदाहरण देख रहे हैं, जगत धन ईश। अब ये त में हम देख रहे हैं हल है, मतलब त आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है। जगत धन ईश यानी पहले पद का यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन ही होना चाहिए, ये हमारी शर्त है व्यंजन संधि के लिए। और दूसरे पद का दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर हो या व्यंजन, जब इन दो वर्णों का मेल होगा, इनकी संधि होगी, तो ये शब्द बना जगदीश। जगत त में हल और नाथ, पहला शब्द या पहला पद उसका अंतिम वर्ण त, इसमें हल चिन्ह लगा है, अर्थात यह वर्ण जो है व्यंजन है, इसमें स्वर का मेल नहीं है, अपूर्ण व्यंजन है। और नाथ न भी व्यंजन है। तो बताया गया था नियम में कि पहला पद जो है उसका अंतिम वर्ण व्यंजन होना चाहिए, दूसरे पद का पहला वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर भी व्यंजन संधि है और नवीन जो शब्द मिला है वह है जगन्नाथ। अब आपको लगेगा कि यहाँ जगत धन ईश में जगदीश हो गया, ग आ गया, यहाँ जगन्नाथ त है, न है, यहाँ पे न डबल है, तो यहाँ पे न जो है दीर्घ है, एक ही है, यहाँ पर डबल हो गया, एक आधा एक पूरा, ये कैसे हो रहा है? तो चलो इसके नियम को भी जानते हैं।
नियम को जानने के पहले हम थोड़ी सी फिर से अपनी वर्णमाला के घर में हम चलते हैं। ये हमारी वर्णमाला है, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। ये तो पहली जो हम शुरू कहाँ से, हमारे व्यंजन कहाँ से शुरू होते हैं, क से शुरू होते हैं। तो जो क से शुरू होने वाला जो पहला समूह है उसे हम कहते हैं क वर्ग। अब क वर्ग में 5 वर्ण हैं, क ख ग घ ञ। च वर्ग में 5 व्यंजन है, च छ ज झ ञ। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। ये 5 व्यंजन है। और इसमें क वर्ग में जो अंतिम अक्षर है पांचवा, 1 2 3 4 5, क से लेकर प वर्ग में 5 ये व्यंजन है, 5 वर्ण है। और जो अंतिम वर्ण है इसे हम कहते हैं पंचमाक्षर। 5वां अक्षर पंचमाक्षर। तो क वर्ग का पंचमाक्षर क्या है, ञ। इसको बहुत से लोग अंग पढ़ते हैं, क ख ग घ अंग। अंग नहीं है, अंग गलत उच्चारण है। सभी बच्चे इस पर ध्यान देंगे। क ख ग घ ञ, उसका उच्चारण ञ। न भी नहीं है, अंग भी नहीं है, दोनों के बीच का वर्ण है। ये उच्चारण जो है बार बार अभ्यास से ही हम सिद्ध कर सकते हैं। और उच्चारण, सही उच्चारण सीखने का दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। हम जितना अधिक उच्चारण करेंगे, जितना अधिक अभ्यास करेंगे, उतना हम सही और स्पष्ट उच्चारण के नजदीक पहुंचेंगे। च वर्ग का अंतिम वर्ण है, पंचमाक्षर है ञ। ट वर्ग का पंचमाक्षर है ण। त वर्ग का पंचमाक्षर है न, है ना, त थ द ध न। प वर्ग का पंचमाक्षर है म। इसके अलावा जो हमारे वर्ण है य र ल व, यहाँ सिर्फ 4 वर्ण है। श श स ह, यहाँ भी सिर्फ 4 वर्ण है। क्षत्रज्ञ सिर्फ 3 वर्ण है। श्र और ड़, यहाँ 2 ही वर्ण है। तो पंचमाक्षर कहाँ कहाँ मिलेंगे, क वर्ग से लेकर प वर्ग के बीच में। चलो अब हम नियम की तरफ चलते हैं। क क च ट प, सभी में हल चिन्ह लगा हुआ है, यानी ये इनमें स्वरों का मेल नहीं है, ये अपूर्ण व्यंजन है। क च ट प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए अथवा य र ल व या कोई स्वर आए तो क च ट प के स्थान में अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। बाप रे, ये परिभाषा पढ़ने में मुश्किल लग रही है, लेकिन ये मुश्किल है नहीं। जब हम इसके उदाहरण देखेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने पहला उदाहरण देखा, दिक धन गज। क में हल चिन्ह है, यानी क जो है ये अपूर्ण है, यानी ये व्यंजन है, इसमें स्वर का मेल नहीं है, अपूर्ण व्यंजन है। अपूर्ण व्यंजन में स्वर नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो शब्द है गज, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ग, दिक धन गज। अब हमने क्या पढ़ा, क, यानी ये क हल वाला क है, इसके बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए। अब ग आया, ग जो है क वर्ग का तीसरा वर्ण है ना, क ख ग, ये तीसरे नंबर पे, 1 2 3। तो किसी वर्ग का तृतीय वर्ण आया, या चतुर्थ भी आगे कहीं होगा, अभी यहाँ पर हम तृतीय आया तो हम तृतीय देख रहे हैं। तब परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन के समय अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। तो जब नया शब्द बनेगा उसमें ये क जो है ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो यहाँ पर अब चूंकि यहाँ पे क आधा था, तो अब यहाँ पर क आधा था, तो जो नया शब्द बनेगा उसमें ग रहेगा, लेकिन ग आधा रहेगा, दिग्गज। अब है सत धन वाणी, त में हल है, यानी अपूर्ण व्यंजन है ये। अगला जो शब्द है वाणी, वाणी का पहला जो पद वर्ण है वा में आ की मात्रा है, यानी स्वर है वहां पर। तो सत धन वाणी। अब इसके बाद यहाँ पे क्या नियम दिया हुआ है कि य र ल या कोई स्वर आए, यानी त है या अपूर्ण व्यंजन है, इसके बाद य र ल व, इसमें से कोई आ गया तो ये व आ गया। अब जब इसका, अब इन 2 वर्णों का जब संधि होगी और जब नया शब्द बनेगा तो उसमें क्या कहा गया है, तो अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण,
तो त वर्ग का तीसरा वर्ण है ना, त आया है ना, तो त वर्ण देखेंगे, इसका समूह देखेंगे, त थ द, तो तीसरा वर्ण द है। तो जब ये नया शब्द बनेगा तो यहाँ हो जाएगा सतवाणी। अब चूंकि ये त यहाँ पे आधा था, इसलिए द भी यहाँ पर जो बनेगा वो आधा ही रहेगा, सतवाणी। ठीक है। वाक धन जाल, क में हल है, वाक धन जाल। अब यहाँ पर भी वही नियम है कि यहाँ देखो दिया है ना, क च ट प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए। अब इसके वाक के बाद ज, अब ज कौन से वर्ण का समूह, कौन से वर्ण समूह का है, ज वर्ग का, च वर्ग का तीसरा वर्ण है, 1 2 3, च वर्ग का तीसरा वर्ण, बराबर। तो नियम है कि जब किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए तो ये यहाँ पर तृतीय वर्ण है च समूह का, तो इसका परिवर्तन क्या होगा, क च ट प के स्थान पर, यानी ये बदल जाएगा, क च ट प जो भी यहाँ पर होगा वो बदल जाएगा और इसी का तीसरा वर्ण हो जाएगा क वर्ग का। अब क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, ग, तो यहाँ पर ज रहेगा वाक जाल, तो ये जो क है ये ग में बदल जाएगा। अब चूंकि क यहाँ पर आधा था इसलिए ग भी आधा ही रहेगा, वाक जाल। ठीक है। दिक धन भ्रम, दिक धन भ्रम, अब यहाँ पे दिक क में हल है, यानी क वर्ग आ गया। अब इसके बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, अभी तक हमने जितने उदाहरण देखे तृतीय वर्ण के थे, अब यहाँ पे भ्रम भ आया। अब भ जो है प वर्ग का सदस्य है, अब लेकिन भ जो है तीसरा वर्ण नहीं है, ये चौथा वर्ण है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी भ प वर्ग का चौथा वर्ण है। तो यहाँ पर दिया है तृतीय या चतुर्थ दोनों चलेगा, कोई भी आए तो क्या होगा, इनके स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। अब क वर्ग का ही तीसरा वर्ण हो जाएगा जब ये नया शब्द बनेगा, तो नवीन जो शब्द बना वो बना दिग्भ्रम। ये चीजें अभ्यास की चीजें हैं, हम जितना इनका अभ्यास करेंगे उतने हमें ये चीजें समझ में आती हैं। एक ही दिन में यदि हम परिभाषा पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा कठिन लगता है, पर वास्तव में कोई चीज कठिन नहीं होती, वो कठिन हमें इसलिए लगती है क्योंकि हमें उसका अभ्यास कम है। जब हम अभ्यास करने लगते हैं, बारंबार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो हम उस चीज में माहिर हो जाते हैं। दूसरा नियम है, यदि क च ट त प के बाद न या म आए तो क च ट त प अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। अब यानी जैसे वाक धन मय, क है, अब क के बाद यहां पर म आया, न या म आया, तो क्या होगा, जो क है ये अपने ही वर्ग का पंचमाक्षर ले लेगा। तो क वर्ग का पंचमाक्षर क्या है, ञ, क ख ग घ ञ, तो ये अपने ही वर्ग का पंचमाक्षर लेगा और जब नवीन शब्द बनेगा तो शब्द बनेगा वांग्मय, वांग्मय अंग। ठीक है, वांग्मय। उत त में हल है, धन नति, तो यहाँ है कि न या म आए, तो उत के बाद न आया है तो ये क्या हो जाएगा, अब त वर्ग का पंचम वर्ण, अब त वर्ग का पंचम वर्ण क्या है, न, तो जो नवीन शब्द बनेगा वो बनेगा उन्नति। ये जो त है ये न में बदल जाएगा। जगत, ये त में यहाँ, अब आपको कुछ यहाँ पे यदि गलती समझ में आ रही है, आपके लिए खास तरह से ये मैं बता रही हूँ कि इसमें कहाँ गलती है वो आपको सोचना है और उसे अपनी कॉपी में सुधारना है। और यहाँ पे जगत, यस बिल्कुल आपकी समझ में आया, त जो है पूर्ण नहीं है, यहाँ पे त में हल लगाया जाएगा। ठीक है, तो जगत त में हल, धन नाथ, तो यहाँ पर त के आगे न आया है इसीलिए त अपने वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। त का पंचमाक्षर क्या है, न। ठीक है, अब अगला नियम हम देखते हैं कि यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए, स्पर्श व्यंजन वर्ण आए, तो म मतलब हल लगा हुआ है, म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। बाप रे, मुश्किल लग रहा है।
यस, क्योंकि आप इसे पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए आपको थोड़ा सा नया लगता होगा, मुश्किल नहीं है, नया लग रहा है। यदि म के बाद म नहीं, हाँ उच्चारण पे भी ध्यान देना है, म नहीं, म हम जब पूरा कहते हैं इसका मतलब उस म में अ जो है स्वर शामिल है, बट यहाँ पे म में हल लगा है म। तो यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो म का अनुस्वार, तो ये म जो है इसका परिवर्तन हो जाता है, किसमें परिवर्तन होता है, अनुस्वार में बदल जाता है या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे अब उदाहरण जब भी आप देखोगे आपको बहुत आसान लगेगा। अहम, अहम म में जो है हल है, यानी इसमें कोई स्वर नहीं है या अपूर्ण व्यंजन है। उसके बाद कार, अहम धन कार, तो शब्द जो बना नवीन वो अहंकार, तो जो म है इसका परिवर्तन अनुस्वार में हो गया, अहंकार। सम धन गम, अब म के बाद में सभी उदाहरण म वाले हैं, म के बाद यदि कोई स्पर्श व्यंजन वाला वर्ण आता है, संगम, तो ये म जो है अनुस्वार में बदल गया, संगम। पम धन चम, पंचम। किम, हिंदी वर्णमाला में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग या प वर्ग के वर्ण स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अब संधि के प्रकार के अंतर्गत हम अंतिम प्रकार को जानेंगे, विसर्ग संधि। तो आओ देखते हैं क्या है विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन की संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे तपह धन वन, अब पहले शब्द का अंतिम वर्ण पह ये विसर्ग है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण व, इनका जब संधि होती है तो यह शब्द बनता है तपोवन। उसी तरह से निह धन अंतर निरंतर। विसर्ग संधि के बहुत सारे और भी नियम होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ हम विसर्ग संधि के बारे में मोटी सी जानकारी लेते हैं और इतना ही हमारे परीक्षा में भी पूछा जाता है। अब हम संधि से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संधि का प्रकार नहीं है? स्वर संधि, शब्द संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो अभी अभी हमने पढ़ा यहाँ पर कि जो शब्द संधि है कोई संधि का प्रकार नहीं है, तो ब जो है ये हमारा सही उत्तर है। अब हम यहाँ पे देखेंगे उत्तर के विकल्प में कि ब किस क्रमांक पर दिया गया है, तो ब दिया गया है पहले क्रमांक पर। तो हमारा सही उत्तर कैसे हम लिखेंगे, पहला क्रमांक है ब का, तो पहले क्रमांक के वृत्त को भर देंगे। बच्चों यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि हमने यहाँ पर देखा कि ब दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, लेकिन विशेष रूप से ध्यान दो कि हमें उत्तर अपने इस श्रेणी से देना है। यहाँ से जो हमें पर्याय दिए गए हैं 1 2 3 4, तो इसमें से हमें उत्तर देना है। तो यहाँ पर जो ब है ये पहले क्रमांक पे लिखा है, इसलिए पहले क्रमांक का वृत्त भरेंगे। नहीं तो जोश में आके हमने यहाँ देखा अरे ब तो दूसरे नंबर पे है, चलो दूसरे नंबर को भर दो, तो ये गलत हो जाएगा। तो परीक्षा में उत्तर लिखते समय हमें ध्यान से उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में स्वरादि वर्णों की जोड़ी कौन सी है? अंग अ, ब जो है ल व, क में दिया है ए और औ, ड में दिया है री और री। अब यहाँ पर हमें स्वरादि वर्णों की जोड़ी देखनी है, तो हमने देखा था अभी कि अनुस्वार और अनुनासिक ये स्वरादि वर्ण कहलाते हैं। तो अंग और अं ये कौन से है, ये अ। अब अ वाला क्रमांक पर्याय क्रमांक कहाँ दिया गया है, तीसरे नंबर पे। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा, तीसरे नंबर का वृत्त। ठीक है, तो हम जब इसको वृत्त को भरेंगे तो तीसरे वृत्त को भरेंगे और ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से योग्य पर्याय पहचानो। यहाँ पर 4 हमें पर्याय दिए गए हैं संधि सहित, हमें देखना है कि इसमें सही कौन सा है। विद्य धन लय, विद्याधन आलय, विद्याधन आलाय, विद्याधन विदयाधन आलय, क्योंकि द यहाँ पर पूर्ण है। ठीक है, तो हमारा जो सही पर्याय है वो है पर्याय क्रमांक 2, विद्याधन आलय। विद्याधन आलय विद्यालय, तो 2 नंबर के वृत्त को हम भर देंगे, ये हमारा सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से स्वर संधि के उदाहरण पहचानो। अ सज्जन, ब दुरात्मा, क सूर्यास्त, ड देवालय। अब हमें इसमें स्वर संधि कौन कौन सी है, 4 शब्दों में पहचानना है। सज्जन यह व्यंजन संधि है, दुरात्मा यह भी व्यंजन संधि है, सूर्यास्त सूर्य धन अस्त, तो सूर्य में भी अ का स्वर मिला हुआ है, और देवालय में भी देव धन आलय, तो यहाँ पर भी स्वर संधि है। तो सूर्यास्त और देवालय यानी क और ड ये दोनों स्वर संधि के उदाहरण हैं। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, ब और ड, क और अ और ड, क और ड। तो हमारा उत्तर क्या था, अभी हमने देखा था क और ड, तो पर्याय क्रमांक 4। तो जब हम वृत्त भरेंगे तो वहां पर ध्यान देंगे कि पर्याय क्रमांक 4 के वृत्त को भरेंगे, यह हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो हमने अभी अभी पढ़ा था यहाँ पे जगन्नाथ। क किस पर्याय क्रमांक पे दिया हुआ है, 3 नंबर पे। तो हम वृत्त भरते समय कौन से नंबर का वृत्त भरेंगे, 3 नंबर का। तो ये जगन्नाथ जो है ये व्यंजन संधि है, यह स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जगत त में हल धन नाथ, यानी पहले पद का अंतिम वर्ण जो है ये व्यंजन है, अपूर्ण व्यंजन, तो ये व्यंजन संधि है। तो यहाँ पर हमने आज संधि के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की और संधि से ही संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया। आप इसका अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे तो यह पाठ आपको आसान लगेगा। कोई भी पाठ हमें मुश्किल तभी लगता है जब हम उसका अभ्यास कम करते हैं। तो संधि का अभ्यास हम ज्यादातर नहीं करते हैं, इसलिए इसको आप कम समझ में आए तो इसको 2 से 3 बार देखिए, आपको ये वीडियो जरूर समझ में आएगा और संधि के प्रश्न हल करने में भी आपको आसानी। यह वीडियो देखा, सुना और समझा, मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं, कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।